हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के भाग में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में विस्तार से जाना था और ये देखा था कि संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी के द्वारा संकरण किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और संकरण ज्ञात करने के बाद उसकी शेप, ज्यामिति, उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर, चुंबकीय प्रवृत्ति कि वह अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। इसके अलावा अगर वो अनुचुंबकीय है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेट्रॉन में, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां और उन कमियों को दूर करने के लिए जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दिया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब बंध सिद्धांत की कमियां क्या रही। सबसे पहली कमी कि यह सिद्धांत आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक संकुलों के बनने की व्याख्या नहीं कर पाया। हालांकि हमने पढ़ा है कि पर्टिकुलर ये आंतरिक कक्षक संकुल है और ये बाह्य कक्षक संकुल है, लेकिन उसकी व्याख्या इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इस सिद्धांत के अंदर हमको यही नहीं पता चला कि प्रबल लिगेंड कौन सा और दुर्बल लिगेंड कौन सा है। हमने तो रिजल्ट के आधार पर इसकी भविष्यवाणी की, लेकिन हम पहले से ये नहीं बता सकते कि ये आंतरिक कक्षक संकुल होगा या बाह्य कक्षक संकुल होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। नंबर 2, इसमें धातु आयन को अधिक महत्व दिया गया, लिगेंड को नहीं। हम देखते हैं इसमें पूरा कक्षक खाली करने से लेकर के सब कुछ धातु आयन के बारे में बताया गया, लिगेंड के बारे में नहीं बताया गया। नंबर 3, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के रंग और स्पेक्ट्रा को नहीं समझा पाया। तो रंग की व्याख्या भी इसलिए नहीं कर पाया, रंग रंगीन होगा ये तो बता पाया, लेकिन पर्टिकुलर ये रंग क्यों आता है ये नहीं बता पाया। पर्टिकुलर जो रंग है जैसे कि TiH2O6 3+ है ना, ये बैंगनी रंग का ही क्यों होता है, वॉयलेट कलर का ही क्यों होता है, ये नहीं बता पाया। नंबर 4, यह सिद्धांत प्रबल व दुर्बल लिगेंडों के मध्य विभेद नहीं करता। ये सबसे इसकी बड़ी कमी रही कि इसमें ये पता नहीं लगता कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है एंड कौन सा लिगेंड वीक है और क्यों। नंबर 5, यह सिद्धांत चुंबकीय आंकड़ों की कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं देता। विभिन्न प्रकार के चुंबकीय गुणधर्मों के बारे में ये नहीं बताता कि इसकी पर्टिकुलर मात्रा इसकी ऐसी क्यों है, या यह इस स्तर तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो क्यों करता है। इस सिद्धांत द्वारा संकुलों के ऊष्मागतिकी और गतिक स्थायित्व का स्पष्टीकरण नहीं होता। संयोजकता बंध सिद्धांत की इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक नया सिद्धांत दिया गया जिसे कहते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। इसमें लास्ट पॉइंट ये भी था कि सिद्धांत के द्वारा संकुलों की ऊष्मागतिकी और गतीय स्थायित्व का स्पष्टीकरण नहीं होता। ऊष्मागतिकी रूप से यानी हम जो कहते हैं ना, कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तो उसके लिए डेल्टा G बराबर नेगेटिव होता है, उसको आप कैसे सिद्ध करेंगे ये भी ये सिद्धांत नहीं बता पाया। और इन सभी 6 की 6 कमियों को दूर करने के लिए एक नया सिद्धांत दिया गया जिसे कहते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और इसे शॉर्ट में कहते हैं CFT। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो हमारा मूल कार्य वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। इससे पहले कि हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अच्छे से समझें और इससे संबंधित किसी उदाहरण को करें, इसके मुख्य बिंदु हमको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले इसको दिया किसने, इस सिद्धांत को दिया बेथे ने। दूसरी चीज़, इसकी विशेषता क्या है, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण और उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से शो करता है। तीसरा, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु कौन कौन से वो आप देखेंगे। ये तो इसको दिया किसने और इसका काम क्या है। मुख्य बिंदु कौन कौन से, सबसे पहला बिंदु ये है कि CFT में यह माना जाता है कि केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। केंद्रीय धातु आयन को अगर मैं M+ लूँ और लिगेंड को L- लूँ, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसका नाम है स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ठीक।
ये इसका पहला बिंदु है CFT का। चलो दूसरे बिंदु की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? धातु आयन और लिगेंड के मध्य लगने वाला विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। धातु आयन पर धनावेश और लिगेंडों पर उपस्थित ऋणावेश के कारण होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? हमने फिजिक्स में देखा है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? विपरीत आवेशित, अपोजिट चार्ज्ड स्पीशीज के बीच में लगता है, अपोजिट चार्ज के बीच में लगता है ना, या फिर सेम चार्ज के बीच में, दोनों किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में लगता है। अट्रैक्शन फोर्स है तो अपोजिट होंगे, और रिपल्शन फोर्स है, प्रतिकर्षण बल है तो वो सेम चार्ज होंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए यहाँ पर अपोजिट चार्ज होने चाहिए। तो हम जानते हैं पहले से ही कि केंद्रीय धातु आयन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और लिगेंड के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या उसके पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर वो उदासीन होगा तो उसके पास लोन पेयर होंगे, ठीक है, और या फिर वो नेगेटिव चार्ज्ड होगा, दोनों में से कोई एक। तो इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव विपरीत आवेशित आयन होने के कारण इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। तीसरा पॉइंट इस CFT का ये है कि लिगेंड यदि उदासीन हो तो वे द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। देखो, अगर लिगेंड ऐसा भी हो सकता है, देखो हम जानते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन पर तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। तो आपने 11th में पढ़ा होगा, पॉजिटिव जब किसी न्यूट्रल स्पीशीज के पास में आता है तो उसको भी ध्रुवित कर देता है, पोलराइज कर देता है। तो अगर लिगेंड उदासीन हुआ तो भी ये क्या कर देगा? उसको पोलराइज कर देगा, जिससे उसके दो भाग बन जाएंगे, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसमें से नेगेटिव जो पार्ट है वो उस सेंट्रल मेटल आयन की ओर अट्रैक्ट रहेगा, या उसकी तरफ निर्दिष्ट रहेगा, उस दिशा में रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये उदासीन था, पहले ये M+ है और ये लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पर पहले उदासीन था, ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये ठीक है। अब जैसे ही इसके पास में आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, जिसमें यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है? न्यूट्रल लिगेंड को भी पोलराइज करके इसके दो भाग बना लेता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और जो नेगेटिव भाग रहता है वो उस पॉजिटिव सेंट्रल मेटल आयन की ओर अट्रैक्ट रहता है, ठीक। ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, जब तक मेटल आयन के पास लिगेंड नहीं आए हैं, यानी जब तक मेटल आयन लिगेंडों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहा है, तब तक उसके सभी कक्षकों की एनर्जी, सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहती है, और ऐसे कक्षकों को बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिजेनरेशन। समभ्रंशता, हिंदी में कहते हैं इसको समभ्रंशता। समभ्रंशता का मतलब होता है उन सबकी एनर्जी समान है, इक्वल है, ठीक है। तो किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा का मान समान होता है। विलगित का मतलब आइसोलेटेड, विलगित का मतलब अभी वह लिगेंड के कांटेक्ट में नहीं आया है, या लिगेंडों के प्रभाव क्षेत्र में उसने प्रवेश नहीं किया है, या लिगेंड अभी उसके पास में नहीं आए हैं। उस कंडीशन में किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा, हम जानते हैं डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y² और DZ²। आपने देखा होगा, 11 में पढ़ा होगा, इन सब की शेप भी आपने देखी होगी, ठीक है। नहीं हो तो आप अभी रिवाइज करते समय देख लें, ठीक है। तो जब मेटल आयन के डी कक्षक लिगेंडों के संपर्क में नहीं आए हैं, तब तक उनकी एनर्जी सेम रहती है, वो एक ही लेवल पर रहते हैं, और उन्हें कहते हैं समभ्रंश कक्षक, ठीक है। इन्हें कहते हैं समभ्रंश या अपभ्रष्ट। देखो, समभ्रंश यानी भ्रंश यानी एनर्जी, समान ऊर्जा, जिनकी ऊर्जा हो। अपभ्रष्ट यानी जो भ्रष्ट नहीं हुए हैं। आप देखो ना, अपभ्रष्ट का हिंदी रूपांतरण करो आप, थोड़ा कठिन शब्द है। अप यानी हम कहते हैं ना मान अपमान, तो भ्रष्ट अपभ्रष्ट, जो भ्रष्ट नहीं हुए हैं अभी, जो समान एनर्जी, जो बिल्कुल ईमानदार है ना, तो उनको बोलते हैं डीजेनरेट अवस्था में है, यानी इन सबकी एनर्जी एक ही लेवल पर है, सबकी एनर्जी सेम है,
तो इनके लिए एग्जैक्ट वर्ड जो हिंदी मीडियम में आता है वो यही आता है, समभ्रंश। आप जो आगे की बुक्स में भी पढ़ेंगे तो परफेक्ट वर्ड इसके लिए, जो अप्रोप्रिएट वर्ड है, जो टिपिकल वर्ड है इसके लिए, वो है समभ्रंश। तो लिगेंड जब तक संपर्क में नहीं आया तब तक वे कक्षक समभ्रंश कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी सेम है। जैसे ही लिगेंड के कांटेक्ट में ये डी कक्षक आते हैं, लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों की समभ्रंशता नष्ट हो जाती है। जैसे ही ये डी कक्षक लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो लिगेंड कहीं ना कहीं से तो आएंगे, या तो अक्षों से आएंगे या अक्षों के बीच में से आएंगे। समझ में आएगी नहीं है? अक्षों से आएंगे तो जो अक्ष पर है वो ज़्यादा प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, बीच में से आएंगे अक्षों के मध्य से, एक्सिस के बीच में से, तो जो वे डी कक्षक जो कक्षों के बीच में है वो ज़्यादा प्रतिकर्षण महसूस करेंगे। डिपेंड करता है, ठीक है, वो हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों की समभ्रंशता, यानी वो जो पांचों कक्षकों की जो ऊर्जा एक लेवल पे थी, समान थी, वह समभ्रंशता नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब अब वो सभी समान एनर्जी के, सेम एनर्जी के नहीं होंगे। अब उनमें क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, विपाटन हो जाएगा। तो यहाँ वे डी कक्षक जो लिगेंड की दिशा में होते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन और इनके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, और एनर्जी क्या होगी, हाई हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और वे डी कक्षक जो लिगेंड की दिशा में नहीं होते उनकी ऊर्जा घट जाती है। हम जानते हैं डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं। इनमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तीनों तो अक्षों के बीच में रहते हैं। एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में, वाई जेड, वाई और जेड के बीच में, एक्स जेड, एक्स और जेड के बीच में, है ना। तो ये जैसे ये एक्स, ये वाई, तो ये डी एक्स वाई, ठीक है। यहाँ वाई जेड कर दूँ, या यहाँ वाई और यहाँ जेड कर दूँ, यहाँ एक्स और यहाँ जेड कर दूँ, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, तो ये हो गए। और ये जो दो कक्षक रहते हैं कौन कौन से, एक तो ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, और एक है ये है डी जेड स्क्वायर। ये दो जो कक्षक हैं वो एक्सिस पर है, देखो आप एक्सिस पर है, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस पर है, ये देखो एक्स और वाई एक्सिस पर है। तो वे डी कक्षक जो लिगेंड की दिशा में नहीं होते हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, और जो लिगेंड की दिशा में होते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया, जो 5 डी कक्षक जो सेम एनर्जी लेवल पे थे अब वो सेम एनर्जी पे नहीं रहेंगे। कुछ कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी और कुछ कक्षकों की कम हो जाएगी, यानी डी कक्षक क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, 2 ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। विपाटन के फलस्वरूप समभ्रंश डी कक्षक 2 भागों में टूट जाते हैं। समझ रहे हो आप पूरी बात, है ना। तो वापस समझना इस चीज़ को कि विलगित डी कक्षक जब तक वो लिगेंड के कांटेक्ट में नहीं आए हैं और सबकी ऊर्जा सेम रहती है, उन सभी कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहते हैं। लेकिन जैसे ही लिगेंड के कांटेक्ट में आए तो वो लिगेंड कौन सी दिशा से आ रहे हैं वो हमको देखना पड़ेगा। अगर वो अक्षों से आ रहे हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस से आ रहे हैं, तो वे कक्षक डी कक्षक जो एक्सिस पर हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और जो एक्सिस के बीच में है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, यानी वो 2 भागों में टूट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर वो एक्सिस के बीच में से आ रहे लिगेंड तो उल्टा होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड की एनर्जी बढ़ जाएगी और अक्ष वालों की घट जाएगी। कुल मिलाकर के चाहे लिगेंड अक्षों पर से आए या अक्षों के मध्य से आए, वे कक्षक जो लिगेंड के डायरेक्शन में रहेंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और वे डी कक्षक जिनकी जो लिगेंड की डायरेक्शन में नहीं होंगे, लिगेंड जिस दिशा से आ रहे हैं उस दिशा में नहीं होंगे, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो 2 ग्रुप बन जाएंगे, एक ग्रुप होगा T2G और दूसरा होगा EG। T2G या 2G क्या है, यहाँ 2 जीराडे सेंटर हैं, और G क्या है, यहाँ 1 जीराडे सेंटर है। आप कहोगे जीराडे सेंटर क्या होते हैं, देखिए आप 2 कक्षक होते हैं तो ये बीच में एक दीवार है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं इनके बीच में कितनी दीवारें हैं, 1 और 2 दीवारें हैं 3 कक्षकों के बीच में,
है ना। Eg का मतलब ये कितने हैं, 2 कक्षक हैं। T2g का मतलब ये कितने कक्षक है, 3 कक्षक है। देखना तो T2g कक्षक में कौन कौन से आएंगे, अक्षों के मध्य स्थित कक्षक आएंगे, dxy, dyz और dxz। Eg कक्षक में कौन आएंगे, 2 कक्षक आएंगे, क्योंकि इनमें 1 जीराडे सेंटर है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये दोनों कक्षक क्या हैं, दोनों डी कक्षक एक्सिस पर स्थित हैं, एक्सिस पर हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, Eg कक्षक कहलाएंगे। तो डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है, डी कक्षक 2 भागों में टूट जाते हैं, एक तो T2g और एक Eg। चूंकि यहाँ धातु के समभ्रंश डी कक्षकों का विपाटन लिगेंडो के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। लिगेंडो का एक एरिया होता है, उस एरिया के संपर्क में आने पर ही डी कक्षकों का विपाटन होता है, उस एरिया को कहते हैं हम क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, इसलिए इस थ्योरी को बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। और ये जो डी कक्षकों का टूटना है, समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का 2 भागों में टूटना है, वो कहलाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्या कहलाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इंग्लिश में कहते हैं इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, अब ये जो 2 भागों में टूटे T2g और Eg है ना, इन दोनों कक्षकों के 2 ग्रुप में टूटे। एक तो हो गया T2g जहाँ 3 आएंगे, तीनों कक्षक dxy, dyz, dxz। दूसरा हो गया Eg, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों T2g और Eg के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, क्योंकि कुछ तो चले जाएंगे ऊपर, कुछ की ऊर्जा कम हो जाएगी, वो आ जाएंगे नीचे। इन दोनों के बीच की ऊर्जा का जो अंतर है, वो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाते हैं, ऊर्जा कहते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE भी कहते हैं। समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। कंपाउंड में ज़्यादातर 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स देखे हैं, एक तो समन्वय संख्या 6 वाले जिनकी शेप होती है अष्टफल की, दूसरे हमने देखे समन्वय संख्या 4 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जिनकी, और जिनमें 2 प्रकार के संभव हैं, एक तो sp3 वाले चतुष्फल की है, dsp2 वाले वर्गाकार समतलीय। हम यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे वो 2 प्रकार में देखेंगे, एक तो अष्टफल की संकुल के लिए और एक चतुष्फल की संकुल के लिए, एक ऑक्टाहेड्रल के लिए और एक टेट्राहेड्रल के लिए। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर धातु परमाणु तो बीच में होता है ना, और लिगेंड 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे 6 अलग अलग डायरेक्शन में इससे जुड़े होते हैं अष्टफल की आकृति में, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रही है। ठीक, अब अष्टफल की संकुल में धातु परमाणु केंद्रीय आयन 6 लिगेंडों द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, इस संकुल में धातु के डी कक्षक और लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ ये बीच में है और ये बाकी देखो आप। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, ये देखिए लिगेंड या तो एक्स एक्सिस, ये देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। आप किसी भी एक कमरे का, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का आप कॉर्नर ले लीजिए, तो नीचे का जो एक लाइन जा रही है जो दीवार की दोनों दीवारों को मिलाने वाली, वो है एक्स एक्सिस। उसके जस्ट 90 डिग्री पर फर्श वाली दूसरा हिस्सा देखो आप 90 डिग्री पर, तो वो है वाई एक्सिस, और जो ऊपर की ओर लाइन जा रही है वो है जेड एक्सिस। तो आप देखिए कि अष्टफल की में तीनों एक्सिस हैं, वहीं से लिगेंड आ रहे हैं। तो लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, अक्ष पर से आ रहे हैं, अक्षों पर आ रहे हैं। तो अक्षों पर आ रहे हैं तो वे डी कक्षक जो अक्ष पर स्थित होंगे, जिनके लॉब, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी प्रतिकर्षण के कारण, उनमें प्रतिकर्षण अधिक होगा। तो चित्रानुसार 6 लिगेंड अष्टफलक के कोनों की ओर से, अर्थात एक्स वाई और जेड अक्षों की ओर से केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंच सकेंगे। लिगेंड कहाँ से आते हैं, एक्सिस से। तो सभी डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में पहले वृद्धि हो जाती है। हाँ, ये बताना भूल गया मैं आपको। सबसे पहले जैसे ही लिगेंड के एरिया में पहुंचते हैं, पहले क्या होता है, सीधे नहीं टूटते हैं, पहले उन सभी 5 डी कक्षकों की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ती है।
उसके बाद वो टूटते, डायरेक्ट नहीं टूटते। पहले उन सभी पांचों कक्षकों की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वे डी कक्षक जो एक्स वाई जेड कक्षक अक्षों की ओर अभिविन्यासित रहते हैं। कौन है एक्स वाई जेड अक्षों की ओर? दो ही हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो एक्सिस पर है, और डी जेड स्क्वायर ये एक्सिस पर है, दो ही तो हैं। बाकी तो बीच में, अक्षों के बीच में, अक्षों पर स्थित लोब वाले कक्षक कितने हैं? दो हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो चूंकि लिगेंड एक्सिस से आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों जो कक्षक हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, और इनकी ये हायर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। और बाकी के जो कक्षक है जो एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस के बीच में है ना, कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये लोअर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डी कक्षकों का विपाटन हो गया। डी कक्षक के समभ्रंश कक्षक जिनकी एनर्जी सेम थी वो दो भागों में टूट गए। ऊपर कौन गया? हायर एनर्जी पे कौन गया? अक्षों पर स्थित ईजी कक्षक, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एनर्जी कम नीचे के लेवल पे कौन गया? लोअर एनर्जी लेवल पर टी टू जी कक्षक, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड कक्षक, ठीक। तो इन दोनों कक्षकों के बीच, ईजी और टी टू जी के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसे कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसे शो करते हैं डेल्टा ओ से। ये ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, हम अष्टफल की संकुल की बात कर रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं डेल्टा ओ, ठीक है। और इस पूरी एनर्जी को tan dq द्वारा भी दर्शाया जाता है। tan dq, या तो इसको डेल्टा ओ कहो, या अगर इसको आंकिक रूप में दर्शाओ तो इसको मानते हैं हम tan dq, ठीक है, tan dq। अब इसमें ध्यान रखने लायक बात क्या है, अगर लिगेंड प्रबल हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड उत्पन्न करने वाला लिगेंड हुआ, प्रबल लिगेंड हुआ, तो ये डेल्टा ओ का मान बढ़ जाएगा, है ना। यानी इसके और इसके बीच में ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये है डेल्टा ओ, ये डेल्टा ओ बढ़ जाएगा। और अगर ये दुर्बल लिगेंड हुआ, वीक लिगेंड हुआ, वीक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये गैप कम हो जाएगा, ये गैप इतना सा हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो डेल्टा ओ की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? लिगेंड पर। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक फील्ड वाला है या स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है, ठीक है। तो आप देखिए अष्टफल की संकुल में, अरे इसको मिटा देना, ये मिटाना भूल गया मैं, यहाँ पर वाइटनर लगाना था मुझे, इसको हटा देना आप, ठीक है, डायग्राम में गलत बन गया ये। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अष्टफल की संकुल में क्रिस्टल डी कक्षकों के विपाटन को प्रदर्शित कीजिए, ऐसा कोई आपका क्वेश्चन आ गया, और आता है एग्ज़ाम का, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये 12th बोर्ड का, और भविष्य में भी अन्य एग्जाम्स में भी ध्यान रखना आप। तो डी कक्षकों में अष्टफल की संकुल में या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी कक्षकों के विपाटन को चित्र बना करके प्रदर्शित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये पांचों डी कक्षक बना देंगे जो कि समान ऊर्जा के हैं एक साथ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जैसे ही लिगेंड के कांटेक्ट में ये आए धातु आयन के पांचों डी कक्षक, तो इनकी एनर्जी पहले थोड़ी सी बढ़ी, ये देखो यहाँ से यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, और नीचे क्या लिखा है, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा जो कि थोड़ी सी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई पहले, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, लिगेंडों की उपस्थिति में डी कक्षक टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, क्योंकि लिगेंड अक्षों से आ रहे हैं एक्स वाई जेड, तो अक्षों पर स्थित जो डी कक्षक हैं वो ज़्यादा प्रतिकर्षण के कारण हायर एनर्जी पे चले जाएंगे। कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, देखो। और इनको हम क्या कहते हैं? ईजी, क्योंकि इनके बीच में एक ही जीराडे सेंटर है, इसलिए इनको नीचे ईजी लिखा है मैंने, ठीक। और इधर नीचे कौन चले जाएंगे? बाकी के जो बीच में लोब वाले जो अक्षों के बीच स्थित है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तीनों कक्षक नीचे चले जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो आप ध्यान रखिए अष्टफल की संकुल में ईजी कक्षक हायर एनर्जी और T2G कक्षक लोअर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे। दोनों कक्षकों के दोनों प्रकार के ग्रुप के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा? डेल्टा O बराबर tan dq। ठीक है। इसमें भी आप एक बात ध्यान रखिए
कि जहाँ पर केवल 2 कक्षक हैं इनका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है 6dq, और जहाँ पर ये कक्ष ज़्यादा हैं वहाँ एनर्जी डिफरेंस कम है 4dq। देखिए ये बेरी सेंटर है, इस बेरी सेंटर से गैप कहाँ ज़्यादा है, 2 वाले में ज़्यादा है 6dq और 3 वाले में कम है 4dq। तो आप ध्यान रखिए, हाँ, कि हमेशा 6/4 का रेशियो होगा, 6dq और 4dq में बटा रहेगा। उसमें 6dq हमेशा किसके साथ रहेगा, 2 के साथ में रहेगा। जहाँ कक्षकों की संख्या कम होगी वहाँ एनर्जी डिफरेंस होगा 6dq, जहाँ कक्षकों की संख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ रहेगा 4dq। ध्यान रखिए, आप समझ में आया। बर्बरिक वाली कहानी है ये। बर्बरिक को पूछा महाभारत में आप किसकी ओर से लड़ोगे, तो बर्बरिक ने क्या कहा, जो टीम हार रही होगी उसकी तरफ से लड़ूंगा। कौरव हारे होंगे तो कौरव की तरफ से, और पांडव हार रहे होंगे तो पांडवों की तरफ से। वो जब वहाँ गया और उसको पता था कौरव हार रहे हैं, तो उसने मन बना लिया था कि वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, जो कक्षक कम है वहाँ पर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पर कक्षक ज़्यादा हैं, 3 हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस 4dq ही रहेगा। और इन दोनों का योग कर दें, टोटल एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10dq हो जाएगा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिए, अष्टफल के संकुल में डी कक्षकों का विपाटन इस प्रकार से होता है। और आपको डायग्राम ये पूरा बनाना है, पूरा नामांकित बनाना है, आपको अच्छे से नाम देना है, सफाई से बनाने की इसकी प्रैक्टिस करनी है। और क्या विशेष ध्यान रखना है, ईजी कक्षक, ये जो 2 कक्षक है डी x² - y² और dz², ये उच्च ऊर्जा स्तर पर रहेंगे, और dxy dyz dxzt 2g कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर रहेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक, चलो भैया, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अष्टफल की संकुल में डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। तो ये कक्षक तो खाली थे, इनमें अगर इलेक्ट्रॉन भरने हो तो हम कैसे भरेंगे, है ना। तो अष्टफल की संकुल में डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न 2 प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। एक तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा ओ, और एक इलेक्ट्रॉनों के युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा पी। ठीक है, अब डेल्टा ओ जब अधिक होगा, कब होगा, जब सामान्यतः प्रबल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति, अगर लिगेंड प्रबल हैं तो गैप बढ़ जाएगा, ये गैप डेल्टा ओ बढ़ जाएगा, और गैप बढ़ जाएगा तो नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। गैप बढ़ जाएगा तो युग्मन ऊर्जा कम हो जाएगी, यानी आसानी से युग्मन के लिए कम ऊर्जा चाहिएगी तो युग्मन आसानी से होगा। इसका मतलब अगर प्रबल लिगेंड होगा तो डेल्टा ओ तो बढ़ जाएगा और नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, मजबूरी में इलेक्ट्रॉन को नीचे ही रहना पड़ेगा, तो युग्मन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युग्मन, पेयरिंग हो जाएगी कंप्लीट। और ऐसे भी देखो आप, जब डेल्टा ओ का मान पी से ज़्यादा होता है युग्मन ऊर्जा से, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, हमेशा जहाँ एनर्जी कम होती है, तो युग्मन होगा। युग्मन एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग होगी, जो एनर्जी कम होगी वो होगा। अगर यहाँ पर डेल्टा ओ कम होता तो वो ऊपर चला जाता, पेयरिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर युग्मन ऊर्जा कम है, डेल्टा ओ का मान बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पर युग्मन होगा, पेयरिंग होगी। उसी कक्षक में युग्मन हो जाएगा, जोड़े बन जाएंगे। तो युग्मन ऊर्जा का मान कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से युग्मित हो जाएंगे, निम्न चक्रण संकुल बनेगा। जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, अंदर के कक्षक इस्तेमाल होंगे क्योंकि पेयरिंग हो रही है, युग्मन हो रहा है, जो कि आपने वीबीटी में भी देखा है। दुर्बल लिगेंड हो तो दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा, डेल्टा ओ कम हो जाएगा। इन दोनों के बीच का गैप, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ये देखो दुर्बल लिगेंड में देखो आप, ये डेल्टा ओ कम हो गया, और ये प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा ओ बढ़ गया, यहाँ पर ये कम हो गया, है ना। तो यहाँ पर अब कौन कम हो गया, अब डेल्टा ओ कम हो गया, और अब कौन बढ़ गया, युग्मन बढ़ गया, युग्मन एनर्जी, यानी युग्मन के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है। डेल्टा ओ कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चला जाएगा, तो युग्मन नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगी। तो युग्मन ऊर्जा का मान अधिक है इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, उच्च चक्रण संकुल। आगे के कक्षक इस्तेमाल होंगे, बाहरी कक्षक इस्तेमाल होंगे, तो संकरण क्या होगा, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल sp3d2 होगा जनरली। और डेल्टा ओ देखो, प्रबल लिगेंड होगा तो ये बढ़ जाएगा, युग्मन होगा तो कौन सा संकरण होगा, d2sp3। और अगर डेल्टा ओ कम होगा तो आसानी से ऊपर चला जाएगा, बाहरी कक्षक इस्तेमाल होंगे, क्या हो जाएगा, sp3d2। बस मुझे यही समझाना था आपको, ठीक है। अब ले
कि कौन सा लिगेंड प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल है। तो लिगेंडों की प्रबलता के आधार पर उनको उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में एक सीरीज बनाई गई। लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित किया गया तो एक सीरीज बन गई। उस सीरीज को कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, जनरली क्वेश्चन आता है, नॉर्मल 1 नंबर का भी पूछ सकते हैं कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लिगेंडों को उनकी प्रबलता के आधार पर जमाया। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, प्रबलता बढ़ रही है। आई माइनस सबसे कम, Br माइनस, SCN थायोसाइनेटो, क्लोरो, नाइट्रिडो, नाइट्रेटो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो, ऑक्जेलेटो, एक्वा, आइसोथायोसाइनेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, हाइड्रिडो, एमीन, एथिलीन डाइएमीन, साइनो, नाइट्राइटो एंड कार्बोनिल। ठीक है, अगर आपको किसी कारण से इतनी बड़ी सीरीज याद नहीं रहे तो आप खास याद कर लीजिए, जैसे आई माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस, फिर इसके बाद आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, सीधा रख दो H2O। इसके बाद NH3, En, Cn माइनस और CO। इतना तो कर ही सकते हो आप, बाकी नहीं लिखोगे चलेगा। सीरीज कुल मिलाकर के छोटी मोटी सीरीज अपने को दिखनी चाहिए आंसर के अंदर। ये सारे के सारे लर्न करने ज़रूरी नहीं है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? विशेष ध्यान ये रखना है कि प्रबलता के क्रम में बढ़ते क्रम में अपने को लिगेंडों को रखना है। तो वो जो सीरीज़ बनेगी उसको क्या बोलते हैं हम? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से लिगेंड दुर्बल हैं और कौन से लिगेंड प्रबल हैं। H2O तक तो क्या है, CO, और इधर I माइनस से H2O तक तो आपके प्रबलता दुर्बल कहलाएगी। H2O के बाद वाले NH3, En, Cn माइनस और CO ये क्या कहलाएंगे? प्रबल लिगेंड कहलाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं। किसी भी अष्टफल की संकुल में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। ठीक है, इस d इलेक्ट्रॉनों के वितरण को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने प्रबल क्षेत्र की उपस्थिति में और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में, यानी प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में मैंने अलग अलग डायग्राम बनाया, 2 प्रकार के। इसको 2 भागों में बांट दिया है ना, 2 भागों में बांट दिया। प्रबल लिगेंड होगा तो कैसे भरेंगे और दुर्बल लिगेंड होगा तो कैसे भरेंगे। ठीक है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो Eg, देखो ऑक्टाहेड्रल में हमेशा Eg ऊपर रहेगा, T2G नीचे रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रबल लिगेंड होगा तो ये गैप ज़्यादा होगा, दुर्बल लिगेंड होगा तो ये गैप कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं आप D1, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है मुझे तो मैं कहाँ भरूँगा? इसमें यहाँ पर भरूँगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पर भरूँगा। तो एक में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों की एक जैसी कंडीशन है। D1 संकुल, इसमें भी T2G1 होगा और इसमें भी T2G1 होगा। T2G यहाँ नीचे के कक्षा के T2G, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या लिख सकता हूँ मैं? T2G1। तो D1 एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड दोनों में सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगर मुझे 2 D इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो D2 संकुल अगर कोई हो, D2 संकुल हो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में ये गैप ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। लेकिन क्योंकि हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं इसलिए दोनों में सिचुएशन एक जैसी होगी। इसमें भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक जैसे हैं। चलो इसी प्रकार से अगर 3 D इलेक्ट्रॉन भरने हो, D3 संकुल हो कोई, तो इसमें देखिए T2G में 3 भरेंगे, इसमें भी T2G में 3 भरेंगे, तो ये हो जाएगा T2G3, ये भी T2G3। तो आपने देखा कि D1, D2 और D3 एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन जब तक हम भरते तब तक प्रबल लिगेंड हो या दुर्बल लिगेंड हो, सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं है। तीनों में T2G में एक इलेक्ट्रॉन, पहले 1 फिर 2 फिर 3 भरे अपन ने, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ से आएगा? चौथे से आना शुरू होगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए चौथे में कैसे डिफरेंस कैसे आता है। अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अष्टफल के संकुल के अंदर, अगर D4 संकुल आ गया वो, ठीक,
तो प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में देखो Eg और T2G कक्षकों के बीच में गैप बढ़ जाएगा। गैप बढ़ जाने से युग्मन ऊर्जा कम हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, उसको नीचे ही युग्मित करना पड़ेगा, नीचे ही भरना पड़ेगा हमको, तो युग्मन हो जाएगा। तो देखिए 1 1 2 3 और 4, चौथा इलेक्ट्रॉन यही भरा हमने। समझ में आया कि नहीं आया? चौथा ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि ये गैप ज़्यादा है। समझ में आ गया? ठीक, तो चौथा D4 संकुल के लिए क्या हो जाएगा? T2G4 और Eg0। ठीक, अब ये देखते हैं अगर लिगेंड दुर्बल हो तो क्या होगा। लिगेंड दुर्बल हो तो Eg और T2G के बीच में गैप कम हो जाएगा। ये गैप कम हो गया। गैप कम होने से अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 गैप कम है तो ये ऊपर जा सकता है, राइट। चौथा यहाँ पर आ जाएगा। देखो अब यहाँ से बदल गया मामला। फर्स्ट 3 में सेम था, लेकिन D4 में मामला बदल गया। D4 के अंदर क्या हो गया? प्रबल लिगेंड में तो विन्यास नीचे ही भरा चौथा इलेक्ट्रॉन, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में ऊपर चला गया। ये इसका विन्यास हो जाएगा T2G3 Eg1, T2G3 Eg1। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब D5 संकुल के लिए देखते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे। तो देखिए प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में गैप ज़्यादा होगा। जब तक नीचे का युग्मन पूरा नहीं हो जाए कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, तो मैं नीचे ही भरूंगा। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन और 5वां इलेक्ट्रॉन दिक्कत करिए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया। देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको विन्यास को लिखूंगा कैसे मैं? T2G5 Eg0 0। ठीक, ये तो हो गया प्रबल लिगेंड के लिए। अगर लिगेंड दुर्बल हो तो ये गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अब ऊपर जा सकते हैं। तो 1 2 3 और 4 और 5, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? T2G3 Eg2। ठीक, अब आते हैं हम D6 पे। D6 संकुल में 6 इलेक्ट्रॉन भरने। देखिए तीनों मैंने गैप ज़्यादा होने के कारण 3 के बाद इलेक्ट्रॉन नीचे ही भरेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, चलो ये भी हो गया। तो ये क्या हो गया? T2G6 Eg0। समझ में आ गया? इधर हो जाएगा दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? ये गैप हो जाएगा कम। अब 3 के बाद के इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। देखा आपने? 6 में क्या हुआ? छठा इलेक्ट्रॉन, चूँकि ये सारे एक एक भर गए थे, अब डबल कहाँ से होंगे? नीचे से होना शुरू होंगे, इसलिए छठा वापस नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा? T2G4 Eg2, T2G4 Eg2। D7 संकुल हमको 7 इलेक्ट्रॉन भरने। देखिए तो कैसे भरेंगे? गैप ज़्यादा है प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। इसमें यहाँ पर भी 2 सिचुएशन है, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। प्रबल लिगेंड में गैप ज़्यादा है, इसलिए देखो 1st 2nd 3rd 4 5 6। अब 7 वाला ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे जगह है ही नहीं, एक कक्षक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते। ठीक, चलो अगर ये दुर्बल लिगेंड हुआ तो ये गैप क्या हो जाएगा? ये गैप कम हो जाएगा, अब ऊपर जा सकते। तो 1st 2 3 4 5 6 7, ये सिचुएशन हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा? T2G5 Eg2 और इधर क्या हो जाएगा? T2G6 Eg1। देखो डिफरेंस है, देखो दोनों में। प्रबल लिगेंड में विन्यास अलग है और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में विन्यास अलग है। D8 में देख लो आप, D8 संकुल। D8 में कैसे भरेंगे? अगर प्रबल लिगेंड है तो गैप बढ़ जाएगा, है ना, युग्मन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से भरेंगे। इधर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसमें कितने? 6, T2G में 6 हैं तो T2G6, Eg में कितने? 2 हैं, Eg2। ये विन्यास होगा। इधर क्या हो जाएगा? 1
2 3 4 5 6 7 8। देखो दोनों में सेम हो गया, देखो आप देखिए ध्यान से, ऑटोमेटिकली सेम हो गया है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, T2G 6 EG2, ठीक है 8 हो गया। चलो आगे चलते हैं, 9 देख लो, D9 में देखो आप, D9 में भी सेम होगा, इसी तरीके से भरेंगे आप। भले इसमें गैप ज़्यादा है, लेकिन देखिए आप पहले नीचे युग्मन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। इधर भी देखो आप, तो क्या हो जाएगा, इसमें 6 है, T2G में 6, T2G 6, EG में 3, EG 3, ठीक है। इधर देख लो आप, अगर गैप कम है, डेल्टा O का मान कम होगा, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में आसानी से ऊपर जा सकता है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिए अभी भी विन्यास दोनों का सेम है, इधर भी T2G 6 है और EG 3 है। और लास्ट देख लेते हैं D10 संकुल। देखिए अगर गैप ज़्यादा हो तो भी वही विन्यास होगा, और गैप कम हो, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा O का मान कम हो तो भी विन्यास वही होगा। विन्यास क्या होगा, वैसे भी सारे कक्षक भरे हुए हैं, T2G 6 और EG 4, T2G 6 और EG 4, ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हम अष्टफल के संकुल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं, D इलेक्ट्रॉन भरते हैं विभिन्न कक्षकों में, तो D1 D2 D3 सेम विन्यास, ठीक। D4 D5 D6 और D7 डिफरेंट, D8 D9 और D10 फिर से सेम। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। ये है अष्टफल की संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और अष्टफल की संकुल में D इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अब आप कहोगे कि अष्टफल के संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और D इलेक्ट्रॉनों के वितरण पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूँ। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा समझाइए कि FeCN6 4- प्रतिचुंबकी है, जबकि FeH2O 6+2 अनुचुंबकी है। आपको यहाँ शर्त क्या दे रखी है, CFT के तौर पे समझाना है, VBT के तौर पे नहीं, CFT, ठीक है। तो दोनों में समन्वय संख्या 6 है, मतलब ये अष्टफल के संकुल होंगे। पहली बात तो ये, अष्टफल के संकुल में EG कक्षकों की ऊर्जा हमेशा T2G से अधिक होती है। हमने क्या देखा था, अष्टफल के संकुल में जब D कक्षकों का विपाटन होता है तो EG कक्षक जो DX² - Y² और DZ² है वो ऊपर चले जाते हैं हायर एनर्जी लेवल पे, और T2G कक्षक जो तीनों बीच वाले लोब थे DXY DYZ DXZ वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि FeCN6 में Cn- प्रबल लिगेंड है, अतः यहाँ पर क्या होगा, गैप ज़्यादा हो जाएगा, डेल्टा O का मान ज़्यादा हो जाएगा, तो युग्मन होगा, ठीक है। और FeH2O6 में H2O दुर्बल लिगेंड है तो गैप कम होगा, युग्मन नहीं होगा क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है, चलो देखते हैं। अब FeCN6 4- में हम देखते हैं, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आती है Fe+2 और विन्यास क्या होता है 4s2 3d6, 4s2 3d6। तो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये 2 बाहरी इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी विन्यास क्या बचा 3d6। अब मुझे D में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मैं कैसे भरूँ 6 इलेक्ट्रॉन, देखना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अष्टफल की संकुल में हम जानते हैं ये है EG कक्षक और ये है T2G नीचे, ये है EG और ये है T2G, ठीक। समझ में, ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल। Cn- प्रबल लिगेंड है तो डेल्टा O गैप बढ़ जाएगा, ये वाला गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो युग्मन होगा, युग्मन होने के कारण 1 2 3 4 5 और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे भरेंगे, क्योंकि वो ऊपर जा नहीं सकते, ये गैप बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है।
दूसरी तरफ अगर H2O दुर्बल लिगेंड है तो ये गैप कम हो जाएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, पहले ये ऊपर चले गए 5, छठा वापस नीचे आया 6। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस कि FeCN6 4- के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है नीचे, जबकि इसमें 2 ये और 2 ये, 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, अनपेयर्ड हैं। और हम जानते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। और युग्मित होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक। तो आपको रीज़न समझ में आ गया। तो हम सिद्ध कर सकते हैं इससे, है ना, युग्मन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, इसलिए क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। यहाँ पर युग्मन नहीं होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, ये क्या होगा, अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक। तो कुल मिलाकर के अष्टफल की संकुल में आपको ये समझ में आ गया कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया था कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी आगे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, लेकिन आज हमने क्या देखा है, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है, VBT की कमियां, क्रिस्टल क्षेत्र उसकी कमियों को दूर करने के लिए दिया गया CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके मुख्य बिंदु, और मुख्य बिंदुओं को पढ़ने के बाद हमने क्या निकाला, अष्टफल की संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम चतुष्फल की संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ेंगे। किसके लिए, चतुष्फल की संकुल के लिए। ठीक, धन्यवाद।